5 जून 2023 को मुंबई में मौजूद आकाशदीप अपार्टमेंट, जहां एक बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों को बदबू आना शुरू होती है। धीरे धीरे ये बदबू बढ़ने लगती है। पहले तो उन लोगों ने ये बात सोची कि शायद उनके घर में कहीं चूहा या बिल्ली वगैरह मर गया होगा, और जब लोगों ने पूरा घर छान मारा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब आखिर में पता चलता है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ था, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो क्या हुआ था यहाँ पर, असल में बदबू किस चीज की थी, और आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया था कि उनकी हालत खराब हो गई थी। जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहाँ पर एक बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर लगभग 4 अपार्टमेंट बने हुए थे। उन 4 अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को 5 जून 2023 को काफी गंदी बदबू आने लगती है। उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था कि ये बदबू कहाँ से आ रही थी। तो सबसे पहले वहां मौजूद लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि शायद हमारे घर के अंदर कोई चूहा वगैरह मर गया होगा और एक जगह पड़े पड़े वो सड़ रहा होगा। तो 7th फ्लोर पर रहने वाले उन सभी लोगों ने पहले तो इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही 6 तारीख आई तो ये बदबू काफी ज्यादा बढ़ गई, और यहाँ पर रहने वाले उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने घरों की सफाई करेंगे, नहीं तो ये बदबू यहाँ पर हमारा रहना काफी मुश्किल कर देगी। यहाँ पर कुल 4 अपार्टमेंट थे, 701, 702, 703 और 704। वो लोग अपने घरों की सफाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये बदबू नहीं जाती। तो लोगों ने आपस में बातें करना शुरू किया कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। रूम नंबर 703 वाला 701 और 702 से बात करने के बाद 704 वाले से बात करने जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो 704 वाले ने दरवाजा नहीं खोला। पहले तो इन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और 6th फ्लोर पर जाकर इस बारे में पूछने लगे। वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई बदबू ही नहीं आ रही। तो वो वापस ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर टॉप फ्लोर पर चेक करने लगते हैं कि हो सकता है यहीं से बदबू आ रही हो, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो फिर से एक बार 703 में रहने वाला सोमेश अपार्टमेंट नंबर 704 के पास पहुंचता है और वहां पर दरवाजा खटखटाने लगता है, क्योंकि पिछली बार वो दरवाजा खटखटाकर चला गया था। इस बार वो नहीं जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है, और अब की बार वो उसके अंदर रहने वाले उस व्यक्ति से बात करना चाहता था। और इसी दौरान उसने महसूस किया कि जितनी भी बदबू है वो लगभग इसी अपार्टमेंट के अंदर से आ रही है। वो दरवाजा खटखटाने के बाद थोड़ी देर वहां पर वेट करता रहता है, लेकिन किसी ने भी अभी तक दरवाजा नहीं खोला। लेकिन जब वो 704 के बाहर खड़ा ही था तो उसे बदबू नहीं जबकि खुशबू महसूस होने लगती है, और उसे ये बात फील हुई कि जो भी व्यक्ति 704 के अंदर है उसने अभी अभी वहां पर रूम फ्रेशनर डाला है। लेकिन सोमेश ने अब तक ये बात सोच ली थी कि जो भी इस घर के अंदर रहता है वो उसके साथ बात करेगा और उससे अपार्टमेंट की सफाई के बारे में उससे कहेगा। अपार्टमेंट नंबर 704 में मनोज नाम का एक व्यक्ति रहता था। जब बाहर खड़े होकर सोमेश इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी मनोज बाहर आता है, और सोमेश मनोज से कहता है कि तुम्हारे अपार्टमेंट से काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, और इस बदबू के कारण हमारे फ्लोर पर पूरी तरह से बदबू फैल चुकी है, तो तुम इसका कोई जुगाड़ क्यों नहीं करते। सोमेश उससे कहता है कि तुम अपने अपार्टमेंट की कोई सफाई कर लो, हो सकता है कोई जानवर अंदर मरा पड़ा हो। लेकिन मनोज कहता है कि अच्छा बदबू आ रही है, इस बारे में मुझे तो कुछ भी नहीं पता, चलो मैं शाम को जैसे ही आऊंगा तो हम लोग यहाँ पर सफाई कर देंगे। वो इतनी बात बोलते ही वहाँ से तुरंत निकल जाता है। सोमेश ये बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है कि हम लोग बाहर रहकर इस बदबू से इतना ज्यादा परेशान हैं, और ये अपने पास ही इतनी सारी बदबू के साथ किस तरह रह रहा है। जरूर यहाँ पर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो उसने 701 और 702 में रहने वाले लोगों से भी इस बारे में बात की, और वो तीनों मिलकर बिल्डिंग मैनेजर के पास जाते हैं। और जब इन तीनों ने मिलकर डिस्कस किया तो उन्हें याद आया कि दिल्ली में कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, जहां पर एक बंदे ने एक लड़की को बड़े बुरे तरीके से काट कर फ्रिज में रख दिया था, और हो सकता है यहाँ पर भी वही मामला दोहराया गया हो, क्योंकि 7th फ्लोर पर कुल 4 अपार्टमेंट हैं, 701, 702, 703। इन तीनों की आपस में अच्छी बनती है, लेकिन 704 वाले मनोज की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल चुपचाप रहता है, और उसकी वाइफ भी ज्यादा किसी के साथ बात नहीं करती। हो सकता है वहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस बिल्डिंग मैनेजर के पास आई और बिल्डिंग मैनेजर ने उन्हें 704 के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। वहां से आने वाली दुर्गंध से पुलिस वालों को अंदाजा हो गया कि हो ना हो अंदर किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इस तरह के केस पहले भी सॉल्व हो चुके हैं। वहां पर भी इसी तरह की सिमिलर बदबू आ रही थी। पुलिस वहां मौजूद लोगों की सहमति के साथ उस दरवाजे को तोड़ देती है।
जैसे ही दरवाजा तोड़कर वो लोग अंदर घुसते हैं तो पुलिस सबसे पहले रूम के अंदर जाती है, लेकिन जितनी स्पीड से वो लोग अंदर जाते हैं उतनी स्पीड से वो बाहर भी आ जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस वाले बाहर आते हैं और रुमाल और मास्क लगाकर वापस अंदर जाते हैं। अंदर घुसते ही उन लोगों को पता चलता है कि सामने एक लकड़ी काटने वाली आरी पड़ी है, और इस चीज को देखते हुए पुलिस वालों को शक होना शुरू हो जाता है। वो लोग सबसे पहले उनके बेडरूम में जाते हैं, उसके बाद बाथरूम में जाते हैं, और इसी के साथ उन लोगों ने फ्रिज भी खोल कर देखा कि हो सकता है कि दिल्ली वाला हादसा यहाँ पर फिर से दोहराया ना गया हो। लेकिन इन सभी जगहों पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है, जिसके बाद आखिर में पुलिस पहुंचती है उनकी किचन में, और किचन का हाल देखकर पुलिस वालों को पूरा समझ में आने लगता है कि आखिर बदबू क्यों आ रही थी, क्योंकि वहां पर कुल 2 बाल्टियां और एक टब रखा हुआ था। उन सभी में खून भरा हुआ था। इसी के साथ उनके अंदर छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी थे। लेकिन पुलिस को कोई अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये मांस के टुकड़े किस चीज के हैं। उन लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि यहाँ पर कोई ना कोई गलत काम चल रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस का ये कंफ्यूजन पूरे तरीके से दूर हो गया जब उन लोगों ने उस डिब्बे में मौजूद एक टांग को देखा। टांग देखते ही उन्हें पता चल गया ये किसी और की नहीं बल्कि एक इंसानी टांग है। इंसानी टांग के अलावा उसके अंदर छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी मौजूद थे। पुलिस अपनी थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर एक कुकर भी मौजूद है। पुलिस वालों ने जैसे उस कुकर को खोला तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर भी काफी सारे मांस के टुकड़े भरे हुए हैं। वहीं गैस पर एक तवा भी रखा हुआ था। उस तवे को जब ध्यान से देखा गया तो पुलिस वालों को पता चला कि इसके ऊपर भी मांस को भूना गया है। तो आखिरकार ये बंदा कौन है जिसे यूं ही मार दिया गया हो? और इस तरह के सवाल को लेकर पुलिस तहकीकात कर ही रही थी कि उन्हें वहीं पर एक कटी हुई चोटी भी मिलती है। जी हाँ, कटी हुई चोटी। और उन्हें अंदाजा हो गया कि ये जो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हैं और छोटे छोटे पीस जो काटे गए हैं ये किसी और के नहीं बल्कि किसी महिला के हैं। फिर पुलिस वालों ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कपल रहता है जिसमें पति का नाम मनोज और उनकी पत्नी का नाम सरस्वती है। मनोज को तो हम लोगों ने सुबह ही अपने काम पर जाते हुए देखा है, लेकिन उनकी पत्नी को देखे हुए लगभग 2 से 3 दिन हो चुके हैं। तो पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो ये सरस्वती ही है, लेकिन इस बात को पूरे तरीके से सिर्फ मनोज ही बता सकता था। तो पुलिस वालों ने प्लान बनाया कि वो अपने 2 ऑफिसर्स को सिविल ड्रेस में वहीं पर छोड़ देंगे और हम लोग बाहर जाकर उसका इंतजार करेंगे, क्योंकि पुलिस की गाड़ियां वगैरह देखकर हम उसे भागने का मौका नहीं देना चाहते। पुलिस वाले वहीं पर मनोज का इंतजार करने लगते हैं, और जैसे शाम होती है मनोज आता है। वहां पर रहने वाले उसके पड़ोसियों ने सिविल ड्रेस में बैठे हुए पुलिस वालों को ये बता दिया कि ये मनोज ही है। पुलिस पूरे प्रबंध से उसके इंतजार में वहां बैठी हुई थी, जिसके कारण उसे वहीं पर पकड़ लिया जाता है। वो लोग उसे अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं, और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपनी सारी बातें बताना शुरू कर देता है। उसने बताया कि वो सबसे पहले बोरीवली में अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन काफी टाइम पहले उसके माता पिता गुजर जाते हैं। उसके बाद उसने एक परचून की दुकान पर नौकरी करना शुरू किया। दुकान से जितने पैसा मिला करते थे वो उससे अपना काम चलाने लगा, और यहीं उसकी दुकान पर उसकी मुलाकात होती है सरस्वती नाम की एक लड़की से। वो अक्सर उसकी दुकान पर सामान लेने आया करती थी। आखिरकार इन लोगों ने रिलेशनशिप में आने की बात सोची और इन्होंने शादी भी कर ली, लेकिन अब खर्चे बढ़ने लगे थे तो मनोज ने अपना बोरीवली वाला फ्लैट किराए पर दे दिया, जहां पर उसे लगभग 35,000 महीना किराया मिलने लगा, और खुद मीरा रोड पर मौजूद एक किराए के घर में जाकर रहने लगा, जिसका किराया 10,000 रुपए था। तो अब उसके पास 25,000 बचने लगते हैं। दूसरी तरफ वो नौकरी भी कर रहा था तो उसका खर्चा बड़े ही मजे से चल रहा था। अब क्योंकि सरस्वती भी उसके पास आ चुकी थी तो वो दोनों ही मीरा रोड पर उस बिल्डिंग में रहने लगते हैं। सरस्वती मनोज से मिलने से पहले एक अनाथालय में रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता के बीच लड़ाइयां हो गई थी। उसके बाद उसकी माँ अपनी 5 बेटियों को लेकर अलग रहने लगी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद 5 लड़कियों को अनाथालय भेज दिया गया, लेकिन बाद में ये मुंबई आती है और यहाँ पर कुछ काम करने लगती है। इसी बीच उसकी मुलाकात मनोज से उसी दुकान पर हो जाती है। उन दोनों की जिंदगी बड़े आराम से बीत रही थी। मनोज हर रोज अपने काम पे जाया करता था, उसका फ्लैट से किराया भी उसे मिल रहा था। दूसरी तरफ नौकरी से भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, लेकिन जिस दुकान पर वो काम करता था वो भी अचानक कुछ कारणों से बंद हो जाती है। नौकरी जाने के बाद पैसे की घर में काफी ज्यादा किल्लत आना शुरू हो जाती है, और पैसे की कमी के कारण मनोज सरस्वती के बीच लड़ाइयां शुरू होने लगती हैं। लड़ाई का एक कारण मनोज ने यह भी बताया कि सरस्वती उसके ऊपर शक किया करती थी,
कि बाहर उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मनोज ने काफी दिनों तक सरस्वती को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। और एक दिन ऐसा आया कि जब वो वापस काम से घर पहुंचा तो उसने देखा कि सरस्वती ने जहर पी लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस वालों ने पूछा कि अगर उसने जहर खा लिया था और वो मर गई थी तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? तो मनोज ने बताया कि मुझे इस बात से काफी ज्यादा डर लग रहा था कि हो सकता है पुलिस वाले इस बात को मेरे ऊपर ही डालकर मुझे जेल ना भेज दें। तो मैंने ये बात सोची कि क्यों ना मैं इस बॉडी को ही ठिकाने लगा दूं, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी को किसी जगह लेकर जाऊंगा तो सारे लोग मुझे देखेंगे, क्योंकि मैं बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर रहता हूँ। भले ही मैं किसी भी टाइम लेकर जाऊं, कोई ना कोई मुझे देख ही लेता। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और उसके बाद उन्हें ठिकाने लगा दूंगा। तो मैंने सबसे पहले दुकान पर जाकर कुछ हथियार खरीदे, जैसे कि एक हथौड़ा, एक पेड़ को काटने वाली आरी और कुछ और सामान भी खरीदा। और वापस घर पे आने के बाद सरस्वती के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिए। लेकिन मुझे इस बारे में भी पता था कि इतने कम समय में इस लाश के ज्यादा से ज्यादा टुकड़े नहीं कर पाऊंगा और उससे पहले ही ये लाश सड़ने लगेगी। तो मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें उबालना शुरू कर दिया और उबालने के बाद उन्हें मैं तवे पर फ्राई भी करता था। मैं ये टुकड़े कुकर में इसलिए उबालता था कि इनके अंदर से बदबू ना आए। इसके बाद मैं इन्हें तवे पर फ्राई भी करता था कि इसमें से थोड़ी सी भी बदबू बाहर ना जा पाए। और इसके अलावा जो मांस के टुकड़े बचते थे उन्हें लेकर सुबह सुबह निकल जाता था और उन लाश के टुकड़ों को ले जाकर कुत्तों के सामने डाल देता था। लेकिन पुलिस वालों को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं था। पुलिस वालों का अंदाजा यही था कि हो ना हो इसने चाकू वगैरह मारकर सरस्वती की हत्या की होगी। बाद में अपने आप को बचाने के लिए ये बात बोल रहा है कि उसने जहर पी लिया था, लेकिन पहले उसे चाकू मारा गया या उसने जहर पिया, इस बात का फैसला केवल सरस्वती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए अब सिर्फ उसकी टांग ही बची थी, बाकी सारे शरीर के हिस्से मनोज ने पहले ही ठिकाने लगा दिए थे। अब पुलिस वाले मनोज से इस बारे में और ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं कि उसने आखिरी बार बचे हुए टुकड़े कहां पर फेंके। पुलिस वालों को ऐसा कोई बॉडी पार्ट मिल जाए जिससे इस केस को समझने में आसानी हो। अभी मनोज पुलिस की हिरासत में है और मनोज से पूछताछ चल रही है। तो ये थी मुंबई मीरा रोड मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और आगे ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।